अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ सारा जमान और मैं हूँ साकिबुल इस्लाम। आज के शो में न्यूयॉर्क में दहशतगर्दी की कोशिश, इमिग्रेशन निज़ाम में तब्दीली पर मजीद जोर और फाटा इस्लाहात, अमेरिका हामी क्यों। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है। शुरू करते हैं व्यू 360। एक अमेरिकी चर्च का मस्जिद बनने तक का सफर। एजुकेशन सेगमेंट में खुशदार का एक मुनफरिद स्कूल। खुशदार में जो स्ट्रीट चिल्ड्रन मेरे साथ थे, जो उनका 1 साल का हमारे पास प्रोग्राम है। America's public enemy number 1 is drug abuse. और अमेरिका में नशे की बढ़ती हुई वबा। This is your brain, this is drugs. This is your brain on drugs. Any questions? न्यूयॉर्क में बजरिया रेल ज़ेर ज़मीन सफ़र के निज़ाम के एक सुरंग में होने वाले दहशतगर्द हमले की नाकाम कोशिश की तहकीकात जारी हैं। पुलिस ने हमलावर को शदीद ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार करके हस्पताल मुंतकिल कर दिया है, जहां इसकी हालत अब बेहतर है। मज़ीद तफसीलात लेते हैं कैपिटल हिल पर मौजूद नदीम याकूब से। नदीम, बताइएगा कि हमलावर के बारे में मज़ीद क्या मालूमात मिली हैं और इस पर वाइट हाउस का अब तक क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि अकायदुल्लाह सन 2011 से अमेरिका में मुकीम है और गुज़श्ता रोज़ जब वो ख़ुदकुश हमले की गरज से पोर्ट अथॉरिटी बस टर्मिनल गया तो उसने 2 खुद साख्ता जो पाइप बॉम्ब्स जिन्हें कहा जाता है खुद साख्ता बॉम्ब उसके जिस्म के साथ बांधे हुए थे, जो कि किसी टेक्निकल वजह से ना मुकम्मल तौर पर ना फट सके और पुलिस ने उसे ज़ख्मी हालत में गिरफ़्तार कर लिया। हुकाम इस वाक़े को दहशतगर्दी का वाक़या करार दे रहे हैं। उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो ब्रुकलिन में अपने ख़ानदान के अफराद के साथ रहाइश पजीर है। ये जो खुद साख्ता बम था ये भी उसने ऑनलाइन मटेरियल के पढ़ के, उसके तरीक़ाकार पढ़ के उसने इसको अब ब्रुकलिन में ही अपने घर में तैयार किया। हालिया चंद कुछ अरसे में वो एक इलेक्ट्रिशियन की हैसियत से काम कर रहा था और चंद माह पहले उसने ढाका का सफ़र किया था। हुकाम का ये भी कहना है कि ना तो बांग्लादेश में और ना ही अमेरिका में इससे पहले उसके बारे में या उसके किसी जुर्म में मुलव्वस होने का रिकॉर्ड मौजूद है। तफ्तीशकार जो हैं वो ये भी बता रहे हैं कि अकायदुल्लाह ने उनको बताया है कि वो जो अमेरिका की ओवरऑल इस्लामी दुनिया के बारे में पॉलिसी है उससे नाखुश था। फिर वो इसराइल ने जो हालिया दिनों में गज़ा में हमले किए उससे भी नाला था और जो ख़ास तौर पर उसने ये हमला किया वो था इराक़ और शाम में दाइश के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उनका बदला लेने के लिए था। अमेरिकी इंतज़ामिया का कहना है कि इससे ये साबित होता है कि इमिग्रेशन क़वानीन के सख्त बनाने की कितनी अशद ज़रूरत है। इस बारे में आइए पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर बात करते हैं मज़ीद। न्यूयॉर्क में ज़ेर ज़मीन मवासलात या सबवे के निज़ाम के एक बस टर्मिनल पर 27 साला बांग्लादेशी अकायदुल्लाह ने एक घरेलू साख के पाइप बम से नाकाम धमाका करने की कोशिश की। कानून नाफिज करने वाले हुकाम का कहना है कि हमला आवर दौलत इस्लामिया के नज़रियात से मुतासिर था। वो सन 2011 में F4 वीज़ा पर अमेरिका आया था। ये वो इमिग्रेशन वीज़ा कैटेगरी है जो अमेरिकी शहरियों के ख़ानदान के अफराद को दिया जाता है और ट्रंप इंतज़ामिया ऐसे वीज़ों की तादाद कम करना चाहती है। सदर चेन माइग्रेशन की इस पॉलिसी को ख़त्म करने पर जोर देते आ रहे हैं और अगर ऐसा हो चुका होता तो इस शख्स को अमेरिका आने से रोका जा सकता था। सदर जुर्रत से इमिग्रेशन पॉलिसी में जिम्मेदाराना इस्लाहात के लिए जोर देते रहेंगे और चेन इमिग्रेशन इन इस्लाहात का हिस्सा होगी। अमेरिका में बांग्लादेश के सफारत खाने ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि मुश्तबे दहशतगर्द को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ब्रुकलिन में अकायदुल्लाह के घर के बाहर पुलिस और मीडिया की बड़ी तादाद मौजूद है, जो अमूमन एक खामोश इलाका समझा जाता है। पड़ोस में रहने वाले एलन बुट्री को कहते हैं कि अकायद के बारे में कुछ भी गैर मामूली नहीं था। वो एक खामोश तबाह पड़ोसी था और हमें उससे कभी कोई मसला नहीं हुआ। वो मेरे स्टोर के सामने से गुजरता, बेगल शॉप और सौदे सेल्फ की दुकान पर जाता। वो कभी किसी से बात नहीं करता था। मुश्तबा हमला आवर का मैनहट्टन के अस्पताल में इलाज जारी है और ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक चल रही है। मैनहट्टन में बसने वाले कुछ शहरी हमले की वजह से परेशान हैं। हम जो न्यूयॉर्क में रहते हैं हमें फिक्र तो हर वक्त रहती है। किसी भी गैर मामूली आवाज से जिस्म कांप जाता है और आप इधर उधर देखते हैं कि आपको नीचे बैठने की जरूरत है या नहीं। गुज़श्ता 2 माह के दौरान न्यूयॉर्क में दहशतगर्दी का ये दूसरा वाक़या था।
इस खबर के बारे में मज़ीद तफ़सीलात आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। नदीम याकूब हमें अपडेट्स दे रहे थे कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम। पाकिस्तान में वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाकों को कौमी धारे का हिस्सा बनाने के बारे में बहस इन दिनों ज़ोर शोर से जारी है। अमरीकी महकमा खारिजा भी फाटा इस्लाहात के नफाज में हुकूमत पाकिस्तान की तकनीकी मदद की यकीन दहानी करवा चुका है। अमरीका की इस मामले में दिलचस्पी की वजह क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले इस्लामाबाद में कायम फाटा रिसर्च सेंटर के सदर सैफुल्लाह खान महसूद से जानते हैं कि इस्लाहात आखिर ताख़ीर का शिकार क्यों हैं। देखें, एक तो सियासी वजह है, इसकी सियासी इख्तिलाफ पाया जाता है पार्टीज़ के दरमियान। इसी तरह दूसरी जो वजह है वो ये है कि मुआशरती लेवल पर जो मशरान हैं उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, और जो हमारे यूथ है फाटा की उसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मशरान क्योंकि कंजर्वेटिव होते हैं, क्योंकि ज़रा क़दामत पसंद होते हैं, तो उनका ये व्यू है कि इस प्रोसेस को उस प्रोसेस में उनको हिस्सा नहीं दिया गया, उनकी सुनी नहीं गई। यूथ का चूँकि क्या कहते हैं एक बहुत इसमें कलीदी किरदार रहा है इस मूवमेंट में, उनका ये कहना है मेजॉरिटी ऑफ यूथ कि वो इसके साथ फाटा के साथ केपी के साथ मर्ज होना चाहते हैं। तो एक तो ये है। दूसरा जो है वो फाइनेंशियल है कि इसके लिए मर्जर पे जो पैसे लगेंगे, फाटा को एट पार अगर लेके आना है आपने बाकी मुल्क के साथ, इस पर काफ़ी ख़र्चा आएगा। वो पैसे कहाँ से आएंगे। तीसरी जो मुश्किल है वो सिक्योरिटी सिचुएशन है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अस्करी तंजीमें हैं उनको सेंचुरीज़ प्रोवाइड की गई हैं और वहाँ से वो पाकिस्तान के ऊपर हमले करती हैं। इसी नौइयत के इल्ज़ाम अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर भी लगते हैं। तो जब तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक पेज पर नहीं होंगे इस खित्ते के अमन के हवाले से, तब तक मेरे ख्याल में फाटा की जो सूरत हाल है, वहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है रिफॉर्म्स प्रोसेस की, ये जो ख्वाहिशात हैं पाकिस्तानी रियासत की या फाटा के लोगों की, मेरे ख्याल में इनको एक धचका पहुँचेगा। और इसके अलावा फाटा के वसाइल से वहाँ के अवाम मुस्तफ़ीद हो सकें, इसके लिए बाज़ हल्के कबायली इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा में ज़म करने के बजाय उसे अलहदा सूबा करार देने के हक़ में हैं। इस्लाहात नाफिज करने के अमल में अमरीका की हुकूमत पाकिस्तान की मदद करने में दिलचस्पी रखता है। इस बारे में हम बात करेंगे वाशिंगटन के विल्सन सेंटर में जनूबी एशियाई उमूर के तज्ज़ियाकार माइकल कुगलमैन से, जिन्होंने हाल ही में शुमाली वज़ीरिस्तान का दौरा भी किया। Michael, welcome to View 360. Various political parties in Pakistan are right now mounting pressure on the government to bring reforms in FATA. While it's a major domestic issue, why is the United States interested in helping in the implementation of these reforms? Well, the main U.S. interest in Pakistan is stability, and I think the U.S. government believes that reforms in FATA and anything that would bring more services and better dignity and better treatment to the people of the tribal areas would help promote stability, because the idea there is that if people are better fed and poverty is less pronounced, people will be less prone to become radicalized and to become terrorists. And it's true that USAID has used FATA reforms and even the FATA merger in KP as a main pillar for its program. So the U.S. government is very much behind the idea of FATA reforms and the eventual merger into KP. So माइकल कुगलमैन ने बताया कि USAID जो कि अमेरिका का इदारा है इमदाद के लिए, वो इस सिलसिले में बहुत मदद कर रहा है और उसने जो फाटा रिफॉर्म्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपने तरक्याती मंसूबों में एक सुतून की हैसियत दी है। जहाँ तक अमेरिका की इसमें दिलचस्पी की बात है तो गूगल मैंने ये बताया कि अमेरिका चूँकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम देखना चाहता है, इसलिए वो उन तमाम इक़दामात की फाटा में इस्लाहात के हवाले से सपोर्ट देने को तैयार है, जिनसे कि इलाके की सूरत हाल बेहतर हो, गुर्बत में कमी आए, लोगों को वसाइल तक रसाई मिले, क्योंकि इसकी वजह से ये फिर इम्कान होगा कि दहशत गर्दी का खात्मा उस इलाके से मज़ीद मुमकिन हो सकता है। Michael, you talked about extremism and terrorism. You recently visited Miranshah and North Waziristan. But despite very heavy military presence over there, the security situation is not entirely up to the mark. We saw that today 2 military personnel were killed. So how can these reforms fight terrorism when heavy military presence has also not been able to completely clear out this area of all kinds of terrorist activity? Well, you're very right. A lot is going to have to happen, not just reforms in FATA for the terrorism problem to go away. I mean, above all else, you need to have an end to this long-time policy in Pakistan of the state providing support to certain types of militants. And it's true that when I was in Miranshah last month, the area that I saw was relatively quiet. But as we know, as you just mentioned, this is a region that continues to suffer from terrorism in a big way. So I think it's going to be a generational project. It's a very long-term project to remove the threat
of terrorism from North Waziristan and from the broader tribal areas, and of course from Pakistan on the whole. But the state needs to play a big role in that by ending this policy of maintaining ties to certain terror groups. So माइकल कुगलमैन कहते हैं कि जहाँ तक कबायली इलाकों से दहशतगर्दी के खात्मे की बात है तो सिर्फ फाटा इस्लाहात ही इसका हल नहीं है, बल्कि हुकूमत को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो अमेरिका में ये एक राय पाई जाती है, जो माइकल कुगलमैन की भी राय है कि पाकिस्तान में रियासत कुछ शिद्दत पसंद अनासर का साथ देती है और उनको पनाह देती है, तो ये जो पॉलिसी है माइकल कुगलमैन कहते हैं कि इसको बदलना होगा और ये कई नस्लों तक का सफ़र है, तो ये एक दफ़ा में इस्लाहात नाफिज करने से इलाका पूरे तौर पर सेफ नहीं हो जाएगा। माइकल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाकिस्तान एंड Afghanistan, they both have disagreement on the Durand Line. Afghanistan also has issues about the status of tribal areas. How could these reforms affect Pakistan and Afghanistan's relations? Well, it's true that if there starts to be a lot of progress toward the idea of a merger between Fatah and KPK, that would be a big blow to Afghanistan-Pakistan relations, simply because, as you said, Afghanistan has never recognized the Durand Line, and so if all of a sudden Pakistan is talking about integrating the tribal areas into a province of Pakistan, it would make the Afghanistan-Pakistan relationship even much more troubled than it already is, and it is very troubled right now. Alright, so माइकल कुगलमैन कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात को मज़ीद धचका लगेगा और मज़ीद पेचीदा हो जाएंगे, और उसकी वजह यही है कि अफगानिस्तान ना तो ड्यूरेंड लाइन के स्टेटस को तस्लीम करता और कबायली इलाकों के स्टेटस के बारे में भी उसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो अगर पाकिस्तान इस इलाके को एक और सूबे में ज़म कर लेता है तो इससे अफगानिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ात मज़ीद बढ़ेंगे और ताल्लुकात मज़ीद तनाव का शिकार होंगे। माइकल कुगलमैन, एज़ ऑलवेज़, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड योर इंसाइट। Thank you. और अमेरिका ने पाकिस्तान में पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को रवां साल जून से सितंबर के दौरान $2 करोड़ 30 लाख मालियत का जदीद हिफाजती साजो सामान फराहम किया है। तफसीलात जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। बिल्कुल, और प्रोग्राम में शामिल है रियासत न्यूयॉर्क का एक चर्च जहां आज अजान की आवाज़ गूंजती है। ये कैसे हुआ, जानने के लिए हमारे साथ ही रहिए और आपको मिलवाएंगे कैसी खातून से जो सूबा बलूचिस्तान में लड़कियों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए तैयार कर रही हैं। लेकिन पहले देखते हैं दुनिया भर से मिलने वाली कुछ अहम और दिलचस्प खबरें आज के वर्ल्ड व्यू में। फ्रांस में पेरिस क्लाइमेट डील की दूसरी सालगिरह के मौके पर मुनक्किद की जाने वाली इंटरनेशनल समिट का आगाज हो गया है, जिसमें दुनिया भर से 50 मुल्कों के सरबराह शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने बिल गेट्स, माइकल ब्लूमबर्ग और सर रिचर्ड ब्रांसन से खुसूसी मुलाकात की, जिसका मकसद माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से इक़दामात के लिए सरमायाकारी पर मुज़ाकरात था। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिशें अब भी जारी हैं। आग ने अब न्यूयॉर्क सिटी के रकबे के बराबर इलाके को अपनी लपेट में ले रखा है, जिससे अब तक 1000 से ज़ायद इमारतें तबाह हो चुकी हैं। आग को अमेरिका की तारीख की 5वीं बड़ी आग करार दिया जा रहा है। अमेरिकी सदर की जानिब से यरूशलेम को इसराइली दारुल हुकूमत तस्लीम करने के खिलाफ फ़लस्तीन में एहतजाज का सिलसिला जारी है। बैतुलहम में होने वाले एहतजाज में इसराइली फौज ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग की, जबकि मगरबी किनारे, गजा और यरूशलेम में भी एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। अमेरिकी रियासत हवाई में वर्ल्ड सर्फिंग लीग बिलाबोंग पाइप मास्टर के मुकाबलों का आगाज हो गया है। मुकाबले के पहले मरहले में 11 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले केली स्लेटर ने अमेरिकी और फ्रांसीसी सर्फर्स को हराकर पहली पोजीशन हासिल की। अमेरिका में इन दिनों मुनशियात और नशावर पेन किलर्स का बेजा इस्तेमाल एक मोहलिक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस मुल्क में तकरीबन 45 साल कबल हुकूमत ने मनशियात के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, लेकिन आज जहां नशे की लत में मुब्तला अफराद की तादाद पहले से कहीं ज़्यादा है। और ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। This is crack cocaine. It's turning our cities into battle zones. America's public enemy number one is drug abuse. अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने 1971 में मनशियात के खिलाफ जंग का ऐलान किया। In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. इसके बाद से हर सदर ने इस जंग को जारी रखा। ये जंग किस कदर दुश्वार रही है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अब सदर ट्रंप को मनशियात के खिलाफ एक मुख्तलिफ जंग का सामना है। 1999 से अब तक मनशियात से मरने वालों की तादाद तकरीबन 4 गुना बढ़ गई है। ये एक वबा बन गई है। कई अशरों तक सियासी रहनुमा फेडरल ड्रग कंट्रोल इदारों के हुजम और तादाद में इजाफा करते रहे।
امریکہ میں منشیات کی فروخت سے اربوں ڈالرز کمانے والے میکسیکو اور جنوبی امریکہ کے منشیات فروشی کے بڑے کاروباروں اور اسمگلروں کے خلاف ملٹری آپریشنز پر کئی بلین ڈالر خرچ کیے گئے. U.S. police recently uncovered one of the largest cocaine hauls ever in Miami. جب ہم اس ملک میں منشیات کی وبا اور بحران کی بات کرتے ہیں تو یہ بات اس سے ہونے والی اموات کے حوالے سے ہوتی ہے. This is your brain. This is drugs. This is your brain on drugs. Any questions? لیکن جسٹ سے نو اور ان اشتہارات جیسی کیمپینز نشے کے عادی افراد کی کوئی خاص مدد کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. 20 سے 30 سال پہلے ہماری سوچ قانون پر عمل درآمد کرانے والی ایجنسیوں جیسی تھی اور بدقسمتی سے نشے کی بیماری سے متاثر افراد کو علاج فراہم کرنے کی بجائے گرفتار کر لیا جاتا تھا. حکومتی انکشاف کے مطابق 2009 تک 13 لاکھ افراد کو نشے سے منسلک جرائم میں گرفتار کیا گیا، جبکہ 2.5 لاکھ پہلے ہی اس الزام میں قید تھے. ان میں آدھے سے زائد مجرمان کا تعلق سیاہ فام یا ہسپانوی نسل سے تھا. یہی وجہ تھی جس پر اس جنگ نے نیا رخ اختیار کر لیا. پہلے جب کوکین کا استعمال زیادہ تر افریقن امریکن علاقوں کا مسئلہ تھا تو ہم نے اسے سزا و قید کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی. اب جب ہیروئن کی وبا پہلے کے مقابلے میں سفید فام نوجوانوں کو زیادہ متاثر کر رہی ہے تو شاید یہی وجہ ہے کہ اب ہم اس کا علاج کر رہے ہیں. 2011 میں 40 سال بعد $1 ٹریلین خرچ کرنے کے بعد گلوبل کمیشن آن ڈرگ پالیسی نے امریکہ کی وار آن ڈرگ کو ناکام قرار دے دیا اور اس کی وجہ فنڈنگ کی کمی نہیں تھی. ہمیں ایسی سوچ اختیار کرنی ہوگی جو ہمارے ملک میں منشیات کے استعمال میں کمی کے لیے اس کی روک تھام، علاج اور صحت عامہ کے نقطہ نظر سے ترتیب دی گئی ہو. اب ایک نئی روایت قائم ہو رہی ہے. لوگ منشیات کے استعمال کو مجرمانہ نظر سے دیکھنے کی بجائے عوامی صحت کے مسئلے کے طور پر دیکھنے لگے ہیں. کرس سمیکن کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA. اس ہفتے کے ایجوکیشن سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان کی، جہاں اس وقت شرح خواندگی 58% ہے، جو کہ 1 سال پہلے کے مقابلے میں 2% کم ہے. اور سارا سوائے صوبہ خیبر پختونخوا کے 2016 کے دوران ہر صوبے میں خواندگی کی شرح گری. پڑھنے لکھنے کی صلاحیت رکھنے والے افراد کی سب سے کم تعداد صوبہ بلوچستان میں ہے، جہاں صرف 56% مرد اور 24% خواتین پڑھنے لکھنے کے قابل ہیں. مرتضیٰ زہری ہمیں ملوا رہے ہیں سمیرہ محبوب سے، جو صوبہ بلوچستان کے ضلع خضدار میں بچیوں کو منفرد انداز سے تعلیم دے رہی ہیں. دی اسکول آف اسکالرز میں بلوچستان کے ضلع خضدار میں طالبات کو کھیل ہی کھیل میں معیاری تعلیم دی جاتی ہے. سمیرہ محبوب نے خضدار میں ایک ایسا اسکول قائم کیا ہے جس میں لڑکیوں کو بنیادی تعلیم کے ساتھ زندگی کا مقصد بھی سکھایا جاتا ہے. یہ اسکول اس لیے ہے کہ جہاں میں یہ صرف کہوں کہ بچیاں کھل کے جو کچھ وہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں اس کو یہاں پریکٹس کر سکیں. اور دوسرا جو میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنی بچیوں کو ایک ویژن دوں، کیونکہ ہمارے سوسائٹی میں خواتین کے لیے ہم اتنا سوچتے ہیں کہ وہ بڑی ہوگی، زیادہ سے زیادہ میٹرک کر لے گی، شادی شدہ ہو جائے گی، ایک گھر کرے گی. لیکن میں ایک ویژن دینا چاہتی ہوں کہ وہ ایک اچھی ماں کے ساتھ ساتھ ایک اچھی ڈاکٹر بن سکتی ہے، وہ اچھی کونسلر بن سکتی ہے. سمیرہ محبوب نے تعلیم کے اس معیاری اور جدید نظام کو امریکہ میں سیکھا اور 2 سال سے اپنے اسکول میں رائج رکھے ہوئے ہیں. لکیلی ایک فیلوشپ اناؤنس ہوئی تھی جس میں آپ اپنا آئیڈیا شیئر کر سکتے تھے، تو یہ وہ واحد موقع تھا جہاں میں نے اپنے اسکول کا کانسیپٹ لکھا اور اس کانسیپٹ نے کوالیفائی کیا. تو میں لیجسلیٹو فیلوشپ پروگرام کے تحت یونائٹڈ اسٹیٹس گئی، جہاں میں نے باقاعدہ اداروں میں، اسکولوں میں اس ایجوکیشن سسٹم کو، پالیسی میکنگ کو، ان کے پروسیجرز کو، سسٹم کو سمجھا اور اس کو آنے کے بعد میں نے یہاں باقاعدہ انیشیٹ لیا. اس اسکول کے دروازے تعلیم سے محروم در در بھٹکنے والے اسٹریٹ چلڈرنز کے لیے بھی کھلے ہیں، جن کے لیے یہاں مفت تعلیم کا ایک منصوبہ کام کر رہا ہے. خضدار میں جو اسٹریٹ چلڈرن میرے ساتھ ہیں، جو ان کا 1 سال کا ہمارے پاس پروگرام ہے، وہ ایسے بچے ہیں جو گیریجوں سے آئے ہیں یا ان کی ایج نکل چکی ہے، جنہوں نے کسی وجہ سے اپنی ایجوکیشن جاری نہیں رکھ سکی. اس اسکول میں روایتی تعلیم کے بجائے آزاد مطالعے کا نظام رائج ہے. بلوچستان میں بچوں کو عملی تجربوں کے ذریعے تعلیم کی فراہمی کی مثالیں کم ہی ملتی ہیں. مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، خضدار، بلوچستان.
امریکہ میں آئین کے مطابق کسی مذہب کو دوسرے پر برتری حاصل نہیں اور تمام عبادت گاہوں کو یکساں طور پر مقدس مانا جاتا ہے، چاہے وہ چرچ ہو یا مسجد۔ صبا شاہ خان ہمیں لے جا رہی ہیں ریاست نیو یارک کے شہر سیراکیوز کی ایک مسجد میں جو کبھی چرچ ہوا کرتا تھا اور آج امریکہ میں مذہبی آزادی اور رواداری کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ سیراکیوز نیو یارک کے اندرون شہر اس محلے میں اگر آپ سر اٹھا کر دیکھیں تو سرخ اینٹوں سے بنی اس عمارت کے کلس کے مینار پر چاند افق تکتے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم مسجد جو پہلے ہولی ٹرینٹی چرچ ہوا کرتا تھا۔ اندر داخل ہوں تو لکڑی پر کندہ آیات یہاں آنے والوں کو دعوت دیتی ہیں کہ گناہ چاہے کوئی بھی ہو، اللہ ان کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ دیواریں پچھلے 100 برس سے قرآن کی آواز سننے کے انتظار میں تھیں۔ یوسف سول جو چرچ سے مسجد تک کے اس سفر میں شروع سے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ چرچ میں اذان گونجے یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ کچھ لوگ پریشان اور ناراض تھے جنہیں میں جانتا بھی نہیں تھا، ان کو بھی مجھ پہ غصہ تھا۔ کمیونٹی نے مجھے امریکی ہونے کی وجہ سے بات چیت کے لیے آگے کر دیا تھا۔ ماضی کا یہ چرچ علاقے کے مکینوں کی زندگیوں کا اہم حصہ تھا۔ وہ یہاں پیدا ہوئے، یہیں ان کی شادیاں ہوئیں اور یہیں ان کے اپنے دفن تھے۔ تو یوسف سول کہتے ہیں کہ ان کا رد عمل قابل فہم تھا۔ ہم نے ہر کسی کو خوش آمدید کہا، انہیں کھانے پر بلا کر ان سے بات کی، یہاں تک کہ وہ اس چرچ کے مسجد بننے سے متعلق مطمئن ہو گئے۔ چرچ کیتھولک ڈائسس کی ملکیت تھا جو چاہتے تھے کہ خدا کے گھر میں خدا کی ہی عبادت ہو، اور یوں جبکہ دوسرے اس پراپرٹی کی 3 گنی قیمت دینے تیار تھے، یہ چرچ مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے کافی کم پیسوں میں بیچ دیا گیا۔ اور پھر اس عمارت کی بحالی کا کام شروع ہوا جس کے لیے سیراکیوز یونیورسٹی کے آرکیٹیکٹ کو لیا گیا جن کا بچپن اسلامی ممالک میں گزرا تھا۔ اندر آتے ہی انہوں نے کہا یہ چرچ نہیں بلکہ مسجد ہے۔ اس کی وجہ عمارت میں موجود محرابیں اور دیواروں اور ستونوں پر کسی قسم کی مجسمہ سازی کا نہ ہونا تھا۔ کلیسے کو مسجد میں تبدیل کرنے کے اس سفر میں اس کے باہر موجود 10 بڑے کراسز کو ہٹایا گیا ہے جن کی جگہ اب 2 ہلال نظر آتے ہیں، اور یہاں اندر ان چھتوں پر بنے 10,000 کراسز پر رنگ کر دیا گیا ہے۔ لیکن جا بجا اس مسجد میں اب بھی عیسائیت کی نشانیاں نظر آتی ہیں، مثلا رنگین شیشوں کی تصویروں والی یہ کھڑکیاں جن پر اب پردے پڑے ہیں، اور یہ آرگن جو اب اس مسجد کا حصہ بن چکا ہے۔ So we still need to raise some funds and replace those lights because it is a bit dark in here. بہت سی دوسری چیزوں کی طرح اس مسجد کی ایک منفرد بات یہ بھی ہے کہ یہاں مردوں اور خواتین کے لیے الگ حصے نہیں، اور اس مسجد کا کوئی نامزد امام یا مؤذن نہیں۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والے 14 سالہ سجاد سمیر کو اس مسجد میں مختلف رنگ و نسل کے مسلمانوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ میں نے پہلے کبھی اذان نہیں دی تھی اور خود ہی پریکٹس کیا کرتا تھا، تو پھر یہاں سب نے میری حوصلہ افزائی کی اور میں نے اذان دینا شروع کر دی۔ اس مسجد کے ارد گرد رہنے والے زیادہ لوگ پناہ گزین ہیں جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے، اور ان میں تقریباً 70% مسلمان ہیں۔ تو سفیدہ سے پوچھو کہ سفیدہ کو اچھا لگتا ہے یہاں پر؟ یہ مسجد نہ صرف اس علاقے کے مسلمانوں بلکہ غیر مسلمان امریکیوں کے لیے بھی سہولت کا باعث بنی ہے۔ فوڈ پینٹری سب کے لیے ہے، یہ پکنک اور دوسری سرگرمیاں، تو یہ بہت اچھی کمیونٹی پارٹنرز ہیں جو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں۔ یوسف کہتے ہیں اس کے برخلاف کہ لوگ امریکہ کے بارے میں جو سوچتے یا رائے رکھتے ہیں، یہاں کے لوگ ناقابل یقین حد تک دوسری قومیتوں کے لوگوں کو کھلے دل سے اپناتے ہیں۔ صبا شاہ خان، اردو VOA، سیراکیوز، نیو یارک۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویو 360 کے بارے میں اپنی فیڈ بیک آپ دے سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ سارا زمان اور ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔